सो ही आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौरव की पाठशाला। और आप फर्स्ट पेज देख के पता लगा ही चुके होंगे कि आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर बात करूं क्लास 10th की तो हिस्ट्री का एक टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी दफ़ा इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंटरेस्टिंग भी उतना ही है। क्वाइट लेंथी, इम्पॉर्टेंट बट इंटरेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या हम सीखेंगे इस चैप्टर से। ओके, बात करें, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक और टॉपिक का नाम है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब मॉडर्न वर्ल्ड से पहले की दुनिया, पहले का टाइम कैसा था, हम उसको जानेंगे इसमें। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन क्या होती है और ग्लोबलाइजेशन कैसे टेक प्लेस करती है, इसके नुकसान क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, सब जानेंगे। अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने बिजनेस या किसी आइडिया को एक कंट्री, या ट्रेड भी कह लो, अपना बिजनेस आइडिया, ट्रेड, कैपिटल को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्प्रेड करना, फैलाना, इज़ ग्लोबलाइजेशन। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 1991 में ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस टाइम पर, मैंने इंडिया में ये चीज़ स्टार्ट हुई। ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे क्या हैं कि अगर आप आज ही डेट में देखते हैं कि आप फॉरेन मेड गुड्स यूज़ कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर आज मेरे पैरों में नाइकी के शूज़ हैं या मैं ज़ारा ब्रांड को देख पा रहा हूँ मार्केट में, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की फॉरेन गुड्स जो हैं हमने वो अपनी मार्केट में लेकर आ, और हम भी बदले में अपने इंडियन मेड गुड्स को बाहर बेचते हैं, उनका ट्रेड करते हैं। नॉट ओनली गुड्स, इवन लोग भी खुद माइग्रेट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ, कभी कभी क्या होता है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी उठ के आती है इंडिया में, अपना सब सेटअप करती है और यहाँ पर आके पैसे अर्न करती है। नो, हेयर अगेन सरकार को क्या फ़ायदा हो रहा है? सरकार को टैक्स मिलता है, सरकार को इम्पोर्ट ड्यूटीज़ मिलती हैं जब कोई चीज़ बाहर से इंडिया में आती है। तो ठीक है, तो ये थी अब की बात। अब अगर हम पुराने समय में जाएं तो एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, ट्रेडर्स थे, प्रीस्ट थे, ये क्या करते थे, लंबे डिस्टेंस चलकर या किसी भी तरीके से ट्रैवल किया करते थे, लंबे लंबे डिस्टेंस। तो जब ऐसा ही करते थे अपने साथ अपने आइडियाज़, स्किल्स, गुड्स, मनी, इन्वेंशन और बहुत सारे जर्म्स एंड डिजीज़ भी लेकर जाते थे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अनदर पार्ट, विच सिंपली मीन्स कि एक चीज़ को दूसरी कंट्री में लेके जाना। तो ओल्ड टाइम्स पर ये भी होता था। अगर मैं बात करूं सिल्क रूट की, जहाँ से सिल्क को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जाता था, तो चाइना एक ऐसी कंट्री जिसको हब बोला जाता था या सेंटर बोला जाता था वर्ल्ड ट्रेड का। जितना भी पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होता था, चाइना इज़ रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज चाइना जो था लिंक्ड था सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ और बाकी कंट्रीज़ भी कनेक्टेड थी चाइना के साथ अच्छे से। बोलते हैं कि चाइना में बहुत सारे सिल्क रूट्स हैं जिनके थ्रू सिल्क जो था वो कैरी होता था अदर कंट्रीज़ में। सिल्क रूट्स की अगर बात करें ना, तो ये 15 सेंचुरी से पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब क्रिश्चियन एरा चल रहा था। ठीक है, और सिल्क के अलावा सिल्क रूट से और क्या क्या चीज़ें ट्रैवल हुआ करती थी, वो थी चाइनीज़ पोट्री। अब पोट्री के बारे में मुझे लग रहा है ख़ास बताने की ज़रूरत नहीं है। वो मिट्टी के जो सामान होता है, पोट्री होती है। सिल्क ये तो इवन ट्रैवल करता ही था बाकी कंट्रीज़ में। उसके अलावा गोल्ड सिल्वर था जो, वो भी ट्रैवल करता था यूरोप से बाकी एशियन मार्केट में, एशियन कंट्रीज़ में। और रिलीजियस आइडिया जैसे क्रिश्चियनिटी का आइडिया, इस्लाम, बुद्धिज़्म, ये भी सिल्क रूट के थ्रू ट्रैवल होता था। मतलब वो इन लोगों के कल्चर को जानते थे, इन लोगों का रिलीजन कैसा है, क्या क्या इनकी प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम्स हैं, सब जानते थे। मतलब ये सिल्क रूट्स जो थे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थे आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करने में, अगर मैं आसान भाषा में आपको बोलूँ तो। उसके अलावा फूड आइटम्स भी ट्रैवल होती थी। आज अपने घरों में नूडल्स खाते हैं, जिसको नूडल्स को स्पैगेटी भी बोलते हैं, ठीक है, बट प्रेपरेशन थोड़ी सी अलग होती है स्पैगेटी की, ठीक है, होता एक काइंड ऑफ नूडल्स ही है। तो ये भी चाइना से बाकी कंट्रीज़ में ट्रैवल हुआ। चाइना का आइडिया था कहीं ना कहीं नूडल्स का। आज अब देखो गली मोहल्ले इंडिया में ही इतना पॉपुलर है, बाकी कंट्रीज़ को तो छोड़ ही दो। कुछ कॉमन फूड्स जैसे पोटैटो, चिली, टोमेटो, मेज, सोया, ये भी इंट्रोड्यूस हुए यूरोप में और इंडिया में ट्रेड रूट के थ्रू ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। अच्छा, यूरोप की बात करें, यूरोप जो था ना, वो अच्छा खासा खा रहा था और अच्छे से ज़िंदगी अपनी बिता रहा था। यूरोप में एक कंट्री थी आयरलैंड की। आपको एक
छोटा सा एक किस्सा बताता हूँ आयरलैंड का। बेसिकली जो आयरलैंड के लोग थे ना, वो इतने डिपेंडेंट थे पोटैटो पर, पोटैटो की क्रॉप पर, कि एक बार क्या हुआ कि किसी डिजीज़ के चलते पोटैटो की पूरी क्रॉप मिड 1840s में डिस्ट्रॉय हो जाती है। कहते हैं कि हज़ारों, सौ और हज़ारों की तादाद में लोग मर गए स्टारवेशन, भुखमरी की वजह से, बिकॉज दे वर सो मच डिपेंड अपॉन दैट क्रॉप, ओनली क्रॉप। और इस चीज़ को ना हम एरिश फेमाइन के नाम से भी जानते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखना, आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन एरिश फेमाइन। वहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यार ये हमने पढ़ा था क्या। और सिंपली आप यू कैन राइट ओनली इन 3 लाइन्स कि द पीपल फ्रॉम आयरलैंड बिकम सो मच डिपेंड ऑन पोटैटो that after disease destroyed potato crop in mid 1840s, ज़रूर mention करना है mid 1840s, hundred of thousands of people died because of starvation and it is known as Irish famine। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्क्वेस्ट। अब कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पे कब्जा करना। डिजीज़ खैर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और ट्रेड तो आप लोग जानते ही हैं। यूरोपियंस ने डिस्कवर्ड किए सी रूट एशिया और अमेरिका का 16th सेंचुरी में। इसके चलते हुआ क्या, उनको अपनी कॉलोनीज़ सेटअप करने में बड़ी हेल्प हुई, जिसके चलते उन्होंने बहुत इजीली ट्रेड भी किया उन कॉलोनीज़ में। अमेरिका में वास्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स और फूड क्रॉप है, रिसोर्सेज आपको अवेलेबल मिलेंगे। फूड और मिनरल्स अमेरिका से बाकी कंट्रीज़ के, बाकी वर्ल्ड की पार्ट्स में भेजे जाते थे, तो जिससे लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस आते थे, उनकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म होती थी, ऐसा कहा जाता है। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको मिड 16th सेंचुरी का। कहते हैं कि पोर्टुगीज़ और जो स्पेनिश थे ना, इन्होंने स्टार्ट किया अमेरिका को कॉलोनाइज़ कैसे किया जाए, इन पे कब्ज़ा करना है हमने। बट कहते हैं हम ना आर्म्स मतलब हमारी बाजुएं नहीं, नो आर्म्स मतलब होता है हथियार। कोई समझेगा कि यार बाजू से कैसे, तो उन्होंने सोचा कि यार हम कैसे आर्म्स के बिना, हथियार के बिना यूज़ के कैसे हम इनको हराएं, बट विद द हेल्प ऑफ अ डिजीज़, नॉट विद हेल्प ऑफ आर्म्स। और वो क्या डिजीज़ थी, उन्होंने क्या किया। अब जो यूरोपियंस थे ना, इनको स्मॉल पॉक्स से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपनी इम्यूनिटी को वैसा बना लिया हुआ था। बट अमेरिकन्स की कोई ऐसी इम्यूनिटी थी नहीं कि वो स्मॉल पॉक्स को झेल पाती। इस स्मॉल पॉक्स की वजह से ना बहुत सी कम्युनिटी तो ख़त्म ही होगी अमेरिका की, जिसके चलते यूरोपियंस ने अमेरिका को कैप्चर कर लिया बिना आर्म्स के। देखो कितनी चालाकी से आर्म्स का इस्तेमाल नहीं किए, जबकि एक बीमारी फैलाकर ही उस पर कब्ज़ा कर लिया अमेरिका पर। ये 2 पोर्टुगीज़ और स्पेनिश ने कॉलोनाइज़ किया। और 19th सेंचुरी में यूरोप जो था वो सफ़र कर रहा था गरीबी से बहुत ज़्यादा, और डिजीज़ तो थी ही, और कुछ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी था। अच्छा, बात करते हैं 18th सेंचुरी तक की, पीछे थोड़ा समय में जाते हैं। इंडिया और चाइना को ना वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री माना जाता था। चाइना ने गलती की, चाइना ने थोड़ा सा ना अपना ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बोले कि हम ओवरसीज़ ट्रेड नहीं करेंगे। और जो उनका कॉन्टैक्ट था ना, मतलब ये लोग आइसोलेट हो गए सबसे, चाइना अलग रहने लगा। इससे हुआ क्या, चाइना ने क्यों ऐसा किया, वो तो अलग कहानी है। चाइना जब आइसोलेट हुआ, आइसोलेशन में गया, अलग रहने लगा, इससे हुआ क्या, जो चाइना का रोल था जो उसका बहुत कम हो गया। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ऊपर कि जो चाइना है ये मेन सेंटर था वर्ल्ड ट्रेड का। यहाँ पर मैंने आपको बताया था बिल्कुल जब मैं चैप्टर को स्टार्ट कर रहा था कि चाइना हब है, सेंटर है वर्ल्ड ट्रेड का। ठीक है, वापस आता हूँ। तो चाइना अलग रहने लगा, इससे होकर चाइना का रोल जो था वो रिड्यूस हो गया। तो ऑलरेडी मैंने बताया। तो उससे क्या हुआ, रिड्यूस होने से ये भी जानते हैं अमेरिका को इंपॉर्टेंस मिली, अमेरिका की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली गई। सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड अब शिफ्ट हो गया चाइना से यूरोप में। सो ये था हमारा पहला टॉपिक। इस पहले टॉपिक में हमने बहुत सी चीज़ें जानी, हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में जाना, मैंने आपको उसके 2-4 फ़ायदे भी बताए। मैंने ये भी बताया कि सिल्क रूट के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दी, और सिल्क रूट के अलावा यहाँ से क्या क्या चीज़ें ट्रैवल होती हैं। आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द अदर 3 थिंग्स ट्रैवल फ्रॉम सिल्क रूट, यू कैन ईजिली राइट दीज 3 पॉइंट, चाइनीज़ पोर्ट्री, सिल्क ट्रेड वाला, गोल्ड सिल्वर और रिलीजियस आइडिया वाला। फिर फूड ट्रैवल्स में भी आप लिख सकते हैं ये फूड में ये चीज़ ट्रैवल हुआ करती थी, स्पैगेटी वगैरह और कॉमन फूड्स लाइक पोटैटो, चिली। देन आगे बढ़े तो यूरोप, ये एरिश फेमाइन वाला एक क्वेश्चन बनेगा आपका, इसमें से यू कैन ईजिली राइट। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। और बात करें कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड की, इसमें आपको पूछा जाता है कि किस तरह से बिना आर्म्स के उन्होंने कैसे उस पर कब्जा किया। एक वो डिजीज़ के थ्रू, एक डिजीज़ स्मॉल पॉक्स के थ्रू कैसे यूरोप ने कॉलोनाइज़ किया अमेरिका को, हाउ यूरोप कॉलोनाइज अमेरिका विद द हेल्प ऑफ अ डिजीज़, नॉट विद द हेल्प ऑफ आर्म्स। तो इस पर क्वेश्चन बनता है और आप लिख लेंगे। और टिल देन आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है द 19th सेंचुरी, वो समय 1815 से लेकर 1914 वाला। ये हम कल की डेट में इस टॉपिक को समझेंगे।
और बस इतना ही मैं कहूँगा। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस को जितना हो सके आप लाइक नहीं भी सही, आप शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ कि मैंने भी थोड़ा सा अपनी रेगुलर कंटेंट डालना शुरू किया और मैं चाहता हूँ कि आप सभी सपोर्ट करो। थोड़ा बहुत आप सब्सक्राइब करके कर सकते हो, इवन बाकी शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लाइक ना भी करो बट शेयर करो जितना हो सके, अपने दोस्तों को बताओ अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। तो अगर नहीं अच्छा लगता तो इट्स ओके, आप नहीं आगे शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ़ यू लाइक देन डू शेयर एंड इवन कमेंट। देखो, शेयर करने से या कमेंट करने से होता कुछ नहीं है, बस मोटिवेशन मिलती है कि आगे हम और अच्छी वीडियोस लेकर आ पाएँ, आगे और अच्छे कंटेंट बना पाएँ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस अगले कुछ महीनों में आपकी पूरी किताब ख़त्म करूँ सोशल साइंस की, चाहे वो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं या ज्योग्राफी के रहेंगे या पॉलिटिकल साइंस के, इवन इकोनॉमिक्स के भी। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ गौरव की पाठशाला। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।